हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल शिक्षा संगम 24 पर। दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे इंडियन ज्योग्राफी की और भारत के भूगोल के इस क्रम में आज हमारा 5वां लेक्चर आपके सामने आने वाला है। और दोस्तों आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं हिमालय और उसके भागों के बारे में और गंगा प्लेन यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, क्योंकि पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि भारत का निर्माण कैसे हुआ और उसी के साथ साथ हमने पढ़ा था हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। थोड़ा सा आज क्या करते हैं उसको रिपीट कर लेते हैं दोस्तों। तो एक बार देखते हैं हिमालय क्या है, इसके बारे में जितनी भी बातें हैं वो आपसे हम डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों आपको मैं एक बात और बता दूं, कुछ लोग अभी क्या सोच रहे हैं कि ये बातें ना कि ये जो सर पढ़ा रहे हैं ये यूपीएससी लेवल का पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अगर किसी को ये दिक्कत मन में आ रही है ना कि हाँ लेवल वो है, तो मैं आपको बता दूं ये चीजें मैं वनडे लेवल पे पढ़ाता हूँ। ये चीजें मैं पढ़ाता हूँ वनडे लेवल पे, क्योंकि वनडे लेवल के एग्जाम पे इतनी भारी चीजें आज के टाइम में पूछी जा रही है, क्वेश्चन का पता नहीं चल रहा कि कहां से दिया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। यूपीएससी का लेवल तो बहुत अलग है, बहुत तगड़ा लेवल है उसका। आ जाओ जरा। देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया था 1912 में एक व्यक्ति थे अल्फ्रेड वेगनर। इन अल्फ्रेड वेगनर साहब ने क्या किया, अपना एक थ्योरी दिया था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का इनका एक सिद्धांत आया था दोस्तों। तो उसी के अनुसार इन्होंने क्या कहा कि पहले एक पूरा पृथ्वी के ऊपर जो महाद्वीपों की स्थिति है वो थोड़ी सी अलग थी। उस समय पृथ्वी के ऊपर एक ही महाद्वीप पेंजिया नाम का था और एक ही महासागर पेंथालासा महासागर के नाम से था। और दोस्तों क्या हुआ कि ज्वालामुखी उद्गार के कारण वो पेंजिया महाद्वीप का विखंडन शुरू हुआ और 100 से ज्यादा छोटी बड़ी प्लेटों में वो टूट गया दोस्तों। तो इसी प्रकार से जब डेक्कन प्लेट अफ्रीकन प्लेट से अलग होकर यूरेशियन प्लेट की तरफ चलती है और उससे उसका टकराव होता है, कोलैप्स करती है, तो दोस्तों वहां पे क्या होता है, वहां पे हमारे हिमालय का निर्माण होता है। पिछले लेक्चर में हम भली भांति इस चीज को जान चुके हैं, तो यहां से टेंशन मत लेना कि क्या हुआ था। बस क्या करें, प्लेलिस्ट खोले चैनल का और वहां पे लास्ट लेक्चर आप जरूर देख ले दोस्तों। तो आइए जानते हैं दोस्तों क्या है। देखिए जब हमारा हिमालय बनकर तैयार हुआ तो हमारे हिमालय के भाग थे 3। भाग कितने थे? 3। पार्ट कितने थे? 3। तो दोस्तों हमारे हिमालय के 3 भाग हैं। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ हिमालय। हिमालय के 3 भाग हैं और हिमालय के 3 भाग कौन कौन से हैं एक बार देख लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले ऊपर की तरफ आता है ग्रेटर हिमालय, जिसको हम कहते हैं महान हिमालय। उसके बाद में एक आता है लेजर हिमालय, जिसको हम कहते हैं लघु हिमालय या फिर इसी को हम कहते हैं मध्य हिमालय। और इसके बाद में सबसे नीचे की तरफ आता है शिवालिक हिमालय। कौन आता है? शिवालिक हिमालय। तो दोस्तों हिमालय के कितने भाग? 3 भाग। सबसे उत्तरी भाग कौन सा है? यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि हिमालय का सबसे उत्तरी भाग। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग अपने मन में सोच लीजिएगा और बताना कि हिमालय का सबसे उत्तरी भाग कौन है। हिमालय का सबसे उत्तरी भाग है ट्रांस हिमालय। कौन है? ट्रांस हिमालय। वो कहां आता है? वो आता है दोस्तों, वो आता है कहां पर? वो आता है ग्रेटर हिमालय के ऊपर। तो दोस्तों अगर आप अपने मन में ये बात सोच रहे हो कि गौरव सर ने बोला है कि हिमालय का उत्तरी भाग ट्रांस हिमालय है, तो दोस्तों यहां पर ये बात हो गई गलत, यहां पर ये बात हो गई बिल्कुल रॉन्ग। क्यों? क्योंकि ट्रांस हिमालय का जब भाग ही नहीं है तो उत्तरी भाग कैसे हो सकता है? ये तो ग्रेटर हिमालय को पार करके है, इसीलिए इसका नाम ट्रांस हिमालय, पार हिमालय है। तो हमारे इस हिमालय का जो उत्तरी भाग है दोस्तों, वो उत्तरी भाग है ग्रेटर हिमालय, ना कि ट्रांस हिमालय है। क्यों? क्योंकि ट्रांस हिमालय का भाग नहीं है दोस्तों। क्लियर है क्या मेरी बात? अब सुनिएगा, हिमालय एक तो विश्व का सबसे नवीनतम पर्वत है। क्या है? विश्व का सबसे नवीनतम पर्वत है। विश्व का सबसे नवीनतम पर्वत न्यूएस्ट माउंटेन है। क्लियर है क्या? इसकी दूसरी बात यह है कि यह विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, हाईएस्ट माउंटेन है। क्लियर है क्या बात? तो दोस्तों
ये हिमालय हमारा जो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वतमाला है, और जो बात करें सबसे नई पर्वतमाला है, इसका जो एक्सटेंट है या फिर इसका जो एक्सपेंशन है वो लगभग 7 से 8 देशों में है दोस्तों। तो सबसे पहला देश भारत, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद नेपाल की बात कर लेते हैं, उसके बाद भूटान की बात कर लेते हैं, और उसके बाद हम चाइना की बात कर लेते हैं। चाइना के साथ साथ हम थोड़ा बहुत तिब्बत की भी बात कर लेते हैं, और तिब्बत के साथ साथ हम अफगानिस्तान की बात कर लेते हैं, और उसके बाद में फिर दोस्तों थोड़ा बहुत पार्ट इसका बर्मा में भी आता है। तो इस प्रकार से ये हमारा हिमालय भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, तिब्बत, और उसके बाद में फिर थोड़ा सा भाग अफगानिस्तान में, और थोड़ा सा भाग कहां आता है, बर्मा में आता है दोस्तों। और इतने देशों में ये हमारा हिमालय फैला हुआ है, ये बात आपको याद रखनी है दोस्तों। तो हिमालय कितने देशों में फैला हुआ है, सामने है भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, तिब्बत, अफगानिस्तान और बर्मा में। तो दोस्तों इसी के साथ साथ चलते हैं। अब बात यह है कि हम लोग कहते हैं कि हिमालय सबसे ऊंची पर्वतमाला है, लेकिन मैं कहता हूं कि ये बहुत सारी पर्वतमालाओं की माला है, बहुत सारे पर्वतमालाओं की माला है, और उन सारी की सारी पर्वतमालाओं को हमने 3 भागों में डिवाइड किया है, और वो 3 भाग है दोस्तों, ग्रेटर हिमालय, लेजर हिमालय, शिवालिक हिमालय। तो दोस्तों इनमें जो सबसे ऊपर वाला है ग्रेटर हिमालय, इसको नाम इसलिए दिया गया है, महान हिमालय नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये वाला पार्ट हिमालय का सबसे ऊंचा वाला भाग है। इस वाले क्षेत्र में सबसे ऊंची ऊंची पर्वतमालाएं हैं दोस्तों। और यहां पर अगर मैं आपको बताऊं तो दोस्तों यहीं पर हमारी संपूर्ण पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत, जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट। क्या नाम है? माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8848.56, ये आपको याद रखनी है दोस्तों। 8848.56 मीटर क्या है, ये हमारे हिमालय की नई अपडेट है, ये आपको याद रखना है माउंट एवरेस्ट की। तो माउंट एवरेस्ट कहाँ है दोस्तों? माउंट एवरेस्ट कहाँ है? तो माउंट एवरेस्ट हमारे हिमालय के ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय का भाग है। लेकिन अगर यह पूरा हिमालय हमारा बहुत सारे देशों में फैला हुआ है, तो महान हिमालय का वो वाला भाग जहां पर हमारे माउंट एवरेस्ट है, वो भाग किस देश में आता है? तो दोस्तों वो वाला भाग आता है नेपाल देश में। लेकिन नेपाल देश में इस माउंट एवरेस्ट को माउंट एवरेस्ट ना कह के दोस्तों कहते हैं सागरमाथा। क्या कहते हैं? सागरमाथा कहते हैं दोस्तों। और इसी के ऊपर तिब्बत और चीन में इस पर्वत को कहा जाता है चामलालुंगमा। क्या कहा जाता है? चामलालुंगमा कहा जाता है दोस्तों। ये आपको याद रखना है कि तिब्बत और चीन में चामलालुंगमा कहा जाता है, और यहां पर नेपाल में इस माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। और इट इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ वर्ल्ड। हमारी पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? माउंट एवरेस्ट है। यह आपको याद रखना है दोस्तों। तो माउंट एवरेस्ट जैसी, देखिए माउंट एवरेस्ट क्या है? विश्व की सबसे ऊंचाई वाली पर्वतमाला है, पर्वत है। लेकिन यहीं पर मैं आपको बताऊं, इसी क्षेत्र में पड़ता है कंचनजंगा। कंचनजंगा के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, और ट्रांस हिमालय अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ट्रांस हिमालय को हम हिमालय का भाग नहीं मानते। ये बात आपको आज रट जाएगी। कंचनजंगा जो है दोस्तों महान हिमालय का भाग है, और कहां पर लोकेशन है? सिक्किम में। ये कंचनजंगा कहां पे पड़ती है? ये पड़ती है सिक्किम में। कोई बात नहीं, इसी के पूर्वी ढलान पर जेमू ग्लेशियर है, वहीं से ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी तीस्ता नदी निकलती है। खैर कोई बात नहीं दोस्तों। अभी क्या है, जो कंचनजंगा है, ये कंचनजंगा हमारे संपूर्ण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। कंचनजंगा इज द सेकंड हाईएस्ट माउंटेन ऑफ इंडिया, ये आपको याद रखना। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि हमारा जो भारत है वो ऐसा है, हमारा जो भारत है, मैंने कहा कि वो ऐसा है, और यहां पर ये फैला हुआ है हिमालय, और यहां पर ये फैला हुआ है ट्रांस हिमालय। कुछ भाग इस हिमालय का दूसरे देशों में है, कुछ भाग इस हिमालय और ट्रांस हिमालय का भारत में है। तो दोस्तों एक बात यहां से ध्यान रखना, यहां पर स्थित है K2, और यहां पर स्थित है कंचनजंगा। KJ लिख दे रहा हूं, यहां पे KJ कंचनजंगा, और यहां पे क्या है? K2। तो दोस्तों K2 है किसका भाग? गॉडविन ऑस्टिन है किसका भाग? ट्रांस हिमालय का भाग। और कंचनजंगा है किसका भाग? हमारे महान हिमालय का भाग, या फिर हिमालय का भाग। तो दोस्तों आपसे मेरा एक सवाल है, अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि भारत हिमालय कहां पर है, तो भारत हिमालय मतलब हिमालय का वो भाग जो भारत में स्थित है।
भाई हिमालय का वो भाग ना जो भारत में स्थित है उसे तो हम भारतीय हिमालय कहेंगे। तो भारतीय हिमालय की सबसे ऊंची चोटी वो आपसे पूछ लेता है, और जब भारतीय हिमालय की या फिर हिमालय भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करता है, विच इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ इंडियन हिमालय आपसे जब पूछता है तो आपको बताना होता है क्या, कंचनजंगा, और आप बता देते हैं केटू। भाई यार एक बात तो बताइए, जब हमारा ट्रांस हिमालय हमारे हिमालय का भाग ही नहीं है तो आप हिमालय में कैसे जोड़ सकते हो? तो भारतीय हिमालय की बात कर रहा है, वो इस हिमालय की बात कर रहा है जो भारत में स्थित है। भले ही ट्रांस हिमालय भारत में है लेकिन हिमालय का भाग नहीं है। तो केटू संपूर्ण भारत की, क्योंकि भारत के रीजन में संपूर्ण भारत की सबसे ऊंची चोटी जरूर है, लेकिन जो कंचनजंगा है यह संपूर्ण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, और उसी के साथ साथ हिमालय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और यह किसका पार्ट है? यह पार्ट है ग्रेटर हिमालय का, महान हिमालय का। यह बात आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो आइएगा दोस्तों, उसके बाद में बात करते हैं हम लेजर हिमालय की। और हाँ, एक बात मैं आपको और बता दूं, ग्रेटर हिमालय की जो माउंटेन है इसकी एवरेज हाइट है 6000 मीटर। एवरेज हाइट, औसत ऊंचाई कभी भी पूछी जा सकती है, तो आपको याद रखना है। उसके बाद में लेजर हिमालय। लेजर हिमालय दोस्तों लघु हिमालय, जिसको हम मध्य हिमालय या फिर सेंट्रल हिमालय भी बोलते हैं। ये हिमालय का सबसे चौड़ा भाग है, ये हिमालय का सबसे वाइडेस्ट भाग है, यह आपको याद रखना है दोस्तों। और इसके पर्वतों की जो औसत ऊंचाई है दोस्तों वो 3500 से 4000 मीटर है। 3500 से 4000 मीटर है दोस्तों। और आपसे एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, मैं ग्रेटर हिमालय से थोड़ा सा मिस कर गया, तो एक बात सुनिएगा, ग्रेटर हिमालय का सबसे अधिक भाग कहां पर है? तो ग्रेटर हिमालय का सबसे अधिक भाग कहां पर है? नेपाल में है। यह आपको याद रखना है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछा गया है एग्जाम में। क्लियर है क्या दोस्तों? तो अब यहां से आगे बढ़ते हैं। सबसे चौड़ा भाग हिमालय का कौन सा है? लघु हिमालय है। और सबसे नवीनतम भाग और सबसे दक्षिणी भाग कौन सा है? शिवालिक हिमालय इज द साउथेस्ट पार्ट ऑफ। तो दोस्तों हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग की बात करता है, हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग की बात करता है, तो वो भाग कौन सा है? वो है हमारा शिवालिक हिमालय। वो है हमारा सबसे नवीनतम हिमालय के नाम से प्रसिद्ध है, जिसको हम लोग बाह्य हिमालय भी कई बार बोल देते हैं। और वो कौन सा वाला भाग है दोस्तों? वो है हमारा शिवालिक हिमालय है। और शिवालिक हिमालय का सबसे ज्यादा एक्सटेंट कहां पे है? तो इसका सबसे ज्यादा एक्सपेंशन है दोस्तों हमारे भारत में। और आपको मैं बता दूं, शिवालिक हिमालय जो है, शिवालिक हिमालय उस जोन में आता है जहां पर भारत में सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आते हैं, जहां पर भारत में सबसे ज्यादा क्या आते हैं? भूकंप आते हैं। और यहां पर सबसे अधिक भूकंप आने का कारण है दोस्तों क्या? यहां पर आज भी महाद्वीपों में विस्थापन चल रहा है, और यहां पर लगातार ये वाली प्लेट हिमालय से होते हुए कहां पे? यूरेशियन प्लेट के नीचे धंस रही है। और इसका जो दर है धंसने का वो लगभग 5 सेंटीमीटर पर ईयर है, कि 5 सेंटीमीटर पर ईयर की दर से यहां से डेक्कन प्लेट कहां पे धंस रही है? यूरेशियन प्लेट के नीचे धंस रही है दोस्तों। यही कारण है कि आप लगातार पर्वतों की ऊंचाइयों में परिवर्तन देखते हैं। और आज माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो भाई साहब 8848.56 मीटर। क्लियर है क्या मेरी बात? अब यहां से बढ़ते हैं आगे दोस्तों। जितने भी क्वेश्चंस यहां से बन सकते हैं मैं सारे के सारे कवर करके चल रहा हूं। अभी यहां से हिमालय का एक चीज हमें और जानना है कि हिमालय का प्रादेशिक विभाजन क्या है। ठीक है, रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालय, यह आपसे पूछा जाता है। रीजनल डिवीजन ऑफ हिमालय, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। इसके लिए जल्दी से भारत का एक छोटा सा मैप बनाइएगा, लेकिन मैप कितना बनाना है ध्यान देना इधर को, बस इतना काम करना है दोस्तों। आपने देखा होगा, आगे चल के हम नदी तंत्र पढ़ने वाले हैं, यहां से होकर जाती है सिंधु नदी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं हिमालय के प्रादेशिक विभाजन की। और यहां से होकर जाती है कौन? सतपुड़ा नदी, सॉरी सतलज या सतलुज। क्लियर है क्या बात? और यहां से मिलम ग्लेशियर के पास से पिथौरागढ़ से उत्तराखंड राज्य के निकलती है कौन? काली नदी, जो नेपाल और किसकी सीमा बनाती है? नेपाल और उत्तराखंड की सीमा पर बहती है दोस्तों। कौन सी? काली नदी। उसके बाद में यहां पर कंचनजंगा चोटी से निकलती है कौन? तीस्ता नदी, जेमू ग्लेशियर से। और पामीर प्लेट्यू से ही आती है कौन? ये ब्रह्मपुत्र नदी, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है दोस्तों। हिमालय को
प्रादेशिक दृष्टिकोण से कई भागों में बांटने का काम करती हैं ये प्रमुख नदियां, और कहीं ना कहीं हिमालय इन्हीं नदियों के पास में, इन्हीं नदियों के आसपास या बीच में फैला हुआ है दोस्तों। तो अभी देखते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे इन नदियों के द्वारा हिमालय का विभाजन किया गया है। तो जो सिंधु नदी आपको दिख रही है और जो सतलज नदी आपको दिख रही है, इसके बीच का जो हिमालय है उसकी चौड़ाई कितनी है, उसकी चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई ऐसे कह रहा हूं मैं दोस्तों, ठीक है, कितनी है, 560 किलोमीटर है, जिसको हम जानते हैं कश्मीर हिमालय के नाम से, जिसको हम जानते हैं पंजाब हिमालय के नाम से, ये आपको याद रखना है दोस्तों। उसके बाद में अगर हम सतलज से काली नदी के बीच की बात करें तो ये वाला एरिया पड़ता है 320 किलोमीटर का, जिसको जहां पर हमारा पर्वत आता है, कौन, कुमाऊं हिमालय आता है। कौन, क्या बोलेंगे इस वाले भाग को, इस वाले भाग को हम बोलते हैं कुमाऊं हिमालय बोलते हैं। और अगर मैं बात करूं दोस्तों काली नदी से तीस्ता नदी तक की, तो काली नदी से तीस्ता नदी तक का सबसे बड़ा वाला भाग जो है इसका उसे हम कहते हैं नेपाल हिमालय, और नेपाल हिमालय की जो चौड़ाई है वो 800 किलोमीटर है, और यहीं पर कौन पड़ता है, माउंट एवरेस्ट भी पड़ता है। उसके बाद में तीस्ता नदी से लेके ब्रह्मपुत्र नदी तक का जो एरिया है वो लगभग 720 किलोमीटर का है, और इसको हम बोलते हैं क्या, आसाम हिमालय, इसको हम बोलते हैं क्या, असम हिमालय। दोस्तों बहुत जल्दी जल्दी चीजें हो रही है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हो रही है, आपको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। याद रखना कि हिमालय को प्रादेशिक दृष्टिकोण से भागों में बांटने वाला कौन है, तो यहाँ पे नदियां हैं, और नदियां कितनी लिखी है, सामने 5 नदियां लिखी है। सबसे उस तरफ लिखा हुआ है सिंधु नदी, और सिंधु से लेके सतलज नदी के बीच में कौन सा हिमालय आता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और यहाँ पर आता है दोस्तों कौन, कश्मीर हिमालय आता है, और कभी कभी इसी को हम पंजाब हिमालय भी कह देते हैं, जिसकी चौड़ाई कितनी है, 560 किलोमीटर है। क्लियर है क्या मेरी बात। अब उसके बाद में सतलज नदी से लेके काली नदी तक के बीच का क्षेत्र की बात करता है, तो वो कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है दोस्तों, जिसकी चौड़ाई 320 किलोमीटर है, जो हिमालय का सबसे छोटा प्रदेश के नाम से भी प्रसिद्ध है। ये चीज आपको याद रखनी है। नेपाल हिमालय जो काली नदी से तीस्ता नदी तक के बीच में है, उसकी चौड़ाई कितनी है दोस्तों, 800 किलोमीटर है, जो सबसे बड़ा प्रदेश है किसका, हिमालय का। उसके बाद में तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में कौन फैला हुआ है दोस्तों, आसाम हिमालय फैला हुआ है। यह आपको याद रखना है दोस्तों। क्लियर है क्या मेरी बात। तो यहां से जुड़ी हुई जितने भी क्वेश्चन है, जितनी भी बातें हैं, वो सारी की सारी पीडीएफ के रूप में आपको प्रोवाइड हो जाएगी। आप लोग क्या करेगा, 1 मिनट बस दे दिएगा मुझे। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि टेलीग्राम पर जाइएगा, और वहां पर आपको हमारा एक चैनल मिलेगा, जिसको हम वहां पे बनाया है शिक्षा संगम 24 के नाम से। इसको ज्वाइन करिएगा, और सारी की सारी पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी। क्लियर है क्या दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं यहां से आगे की दोस्तों। तो ये बात थी किसकी, हिमालय के बारे में जुड़ी हुई। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं, ये चीज नोट कर लेना, शिक्षा संगम 24 चैनल का नाम हमारे यही है, यूट्यूब चैनल, और टेलीग्राम चैनल का भी नाम हमारे यही है। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम लोग किसकी, हम बात करते हैं गंगा प्लेन की, हम लोग बात करते हैं गंगा मैदान की। क्लियर है क्या दोस्तों। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि गंगा का मैदान किस प्रकार से बना है, कि किस प्रकार से हिमालय पार से कुछ नदियां आती हैं, किस प्रकार से हिमालय पार से कुछ नदियां आती हैं, और वो नदियां हिमालय को अपरदित कर वहां से मिट्टी लेकर आती हैं, और उन मिट्टियों को कहां पे निक्षेपित कर देती है, बांग्लादेश से पाकिस्तान के बीच में जो हमारी एक घाटी थी, गर्तनुमा पट्टी थी, वहां पर उसको निक्षेपित कर देती है, जिससे हमारा जो लोड वहां पे बनता है, जिसको हम गंगा के मैदान के रूप में जानते हैं। तो गंगा के मैदान के कितने भाग हैं दोस्तों, गंगा के मैदान के कितने भाग हैं, तो देखिएगा जरा, गंगा के मैदान के कितने भाग हैं, गंगा के मैदान के भाग हैं 3। आप लोगों के मन में अभी आया होगा 4, और आपने क्या बोला होगा कि भाबर, तराई, बांगर और खादर, लेकिन मैं कह रहा हूं कि भाबर, उसके बाद में तराई, उसके बाद में जलोढ़, ये 3 भाग हैं इस उत्तर भारत के मैदान के। और जो इसमें जलोढ़ है, अब इसके अंदर 2 आते हैं, एक आता है बांगर और एक आता है खादर।
किलो गंगा प्लेन किसे कहते हैं? भारत का मैदान, उत्तर भारत का मैदान के नाम से जाना जाता है। कौन? ये हमारा गंगा का मैदान। तो दोस्तों एक बार डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि ये बना कैसे। वैसे हमने चौथे लेक्चर में आपको बताया भी था कि किस प्रकार से यहाँ पे गंगा का मैदान का निर्माण हुआ है, लेकिन एक बार फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं दोस्तों। आपको पता है कि दोस्तों यहाँ पर कौन है? ये ट्रांस हिमालय भाई साहब हैं। ये कौन है? ट्रांस हिमालय भाई साहब हैं। इनके नीचे की तरफ यहाँ पे बहुत सारी पर्वतमालाओं की माला है जिसको हम ग्रेटर हिमालय कहते हैं। उसके बाद में फिर यहाँ पे हिमालय का सबसे चौड़ा भाग जिसको हम लेजर हिमालय कहते हैं, और इसके नीचे फिर हिमालय का सबसे नवीन भाग कौन सा? शिवालिक हिमालय जिसको हम कहते हैं। और इसी को पार करके पड़ता है कौन दोस्तों? यहाँ पर तिब्बत में पड़ता है पामीर का पठार, पामीर प्लेट्यू। और मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं कि जो हमारा ये पामीर का पठार है, इस पामीर के पठार में बहुत सारी झीलें हैं, बहुत सारे ग्लेशियर हैं, और उन्हीं झीलों और ग्लेशियर से यहाँ पे निकलती हैं 8 नदियां, और यहीं से निकलती है दोस्तों हमारी सिंधु नदी, यहीं से निकलती है हमारी ये सतलज नदी, जो किसकी सहायक नदी है? सिंधु की सहायक नदी है, इसलिए इसको एक ही मानेंगे। और यहाँ पर हमारा कौन है? ये गंगा नदी हमारे हिमालय से निकलती है, उत्तराखंड से, और यहीं से कौन आता है? ये ब्रह्मपुत्र नदी आती है दोस्तों। तो क्या होता है लाखों वर्षों तक जब इन नदियों द्वारा हिमालय का अपरदन किया जाता है, हिमालय का इरोजन किया जाता है, तो हिमालय से मिट्टी का अपरदन जब होता है तो दोस्तों एक समय ऐसा आता है कि यहाँ से ये नदियां हिमालय को पार करके इसके नीचे की तरफ आती है, यहाँ से हिमालय को पार करके नीचे की तरफ आ जाती है। अर्थात इस खतरनाक तरीके से इन्होंने हिमालय को काटा होगा और कितने दिनों से लगातार इसका इरोजन चल रहा होगा, आप लोग समझ जाते हैं। तो जैसे ही इसको पार करके नीचे वाले क्षेत्र में आती है, और आपको पता है कि यहाँ पर कौन है? यहाँ पर नीचे की तरफ है डेक्कन प्लेट्यू, यहाँ पर नीचे की तरफ आता है दक्कन का पठार, और बीच में कौन आता है? पाकिस्तान से लेके यहाँ पे पाकिस्तान और वहां पे बांग्लादेश। तो पाकिस्तान से बांग्लादेश तक फैली हुई है क्या? घाटी। और इस घाटी में ये नदियां आकर गिरती हैं और अपने साथ जितने भी अवसाद भाकर लेकर आती है उन सबको यहाँ पर छोड़ देती है। और एक समय ऐसा आता है कि ये पूरा का पूरा भाग यहाँ से इस प्रकार से इस मिट्टी से भर जाता है। और आपको पता है दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि नदियों द्वारा बहाकर लाए गए अवसाद जब एक जगह पर इकट्ठा हो जाते तो वो जलोढ़ में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनको हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, एल्यूवियल सॉइल कहते हैं। और यही कारण है कि इस उत्तर भारत के मैदान में पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। और यह जलोढ़ मिट्टी हमारे संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का लगभग 43% एरिया घेरती है, जो कहां पर पाई जाती है? हमारे उत्तर भारत में पाई जाती है, हिमालय भारत में पाई जाती है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं यहां से कि हमारे इस गंगा प्लेन के भाग कितने हैं दोस्तों, इस गंगा मैदान के भाग कितने हैं। तो आप लोग याद रखना कि हमारा जो हिमालय है उसके भी भाग 3 थे, और हमारा जो गंगा का मैदान है इसके भी भाग 3 ही हैं। लेकिन आपके मन में आ रहा होगा कि नहीं यार, हमने तो 4 पढ़े थे, ये 3 कैसे बता रहे हैं। तो देख लेते हैं एक बार कि 4 भाग हैं कि 3 भाग हैं। सबसे पहला भाग होता है भाबर प्रदेश। कौन होता है दोस्तों? भाबर प्रदेश। नंबर 2 पे होता है तराई प्रदेश। नंबर 3 पे होता है जलोढ़ प्रदेश। आप सोच रहे होंगे कि नहीं यार, बांगर होना चाहिए था, खादर होना चाहिए था। तो दोस्तों बिल्कुल है, मैं कहाँ कह रहा हूं कि नहीं है। तो वो कहाँ है? वो जलोढ़ प्रदेश का भाग है। जलोढ़ प्रदेश को ही हम क्या कहते हैं? बांगर और खादर कहते हैं। तो दोस्तों अब बताइए भाग 3 है कि 4 हैं? सोचिए और दिमाग में रखिएगा कि अब भाग 3 होंगे कि 4 होंगे। तो भाग है 3। तो याद रखना दोस्तों कि हमारा इस वाले क्षेत्र में स्थित है ये कौन? हिमालय। इस हिमालय के जस्ट दक्षिण में फैला हुआ है दोस्तों हमारा भाबर प्रदेश। भाबर प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र है, भाबर प्रदेश हमारे उत्तर भारत का एक ऐसा क्षेत्र है जो शिवालिक हिमालय के जस्ट दक्षिण में कुछ किलोमीटर की चौड़ाई तक फैला हुआ है। और दोस्तों यहाँ की एक क्वालिटी क्या है, क्वालिटी क्या कहेंगे इसको, वहाँ की कमी कहेंगे भाई,
कि हिमालय से जो नदियां अवसाद काटकर लेकर आई थी उसमें कुछ अवसाद पत्थर के रूप में थे, उसमें कुछ अवसाद बड़े बड़े कंकड़ों के रूप में थे, जिनको दोस्तों नदी ज्यादा दूर तक ढलान से तो खींच के लेके आ गई, लेकिन अब जहां पर ढलान नहीं है, जहां पर मैदानी क्षेत्र आ गया, तो अब नदी उन्हें ज्यादा दूरी तक नहीं खींच सकती। तो दोस्तों जब नदी उन्हें ज्यादा दूरी तक नहीं खींचेगी तो अब क्या होगा, उन अवसादों को जो बड़े बड़े और मोटे मोटे पत्थरों के रूप में है वो सारे के सारे कहां पर इकट्ठा हो जाएंगे, वो इस वाले क्षेत्र में इकट्ठा हो जाएंगे, जो पहाड़ी क्षेत्र के एकदम बाद वाला प्लेन वाला एरिया है उसमें इकट्ठा हो जाएंगे। तो जहां पर दोस्तों बहुत ज्यादा मात्रा में बड़े बड़े पत्थर कंकड़ मिलते हैं, तो वहां पर क्या खेती के लिए वो क्षेत्र महत्वपूर्ण होगा? तो मुझे नहीं लगता कि वो खेती के माध्यम से या खेती के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्षेत्र होना चाहिए। लेकिन एक बात जरूर है कि यहां से जो नदियां आने वाली है दोस्तों वो इन कंकड़ पत्थरों के नीचे से प्रवाहित होती है, और इसीलिए कहा जाता है कि भाबर प्रदेश में नदियां विलुप्त होकर बहती है। यहां पर कैसे बहती है? विलुप्त होकर बहती है। यह आपको याद रखना है, किसकी वजह से? इन बड़े बड़े पत्थरों की वजह से। लेकिन इसके तुरंत बाद यहां पर एक ऐसा क्षेत्र आता है जिसको हम तराई प्रदेश कहते हैं, दोस्तों ये तराई प्रदेश एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर ये नदियां सबसे पहले धरातल पर आती हैं, क्योंकि पहले विलुप्त होकर बह रही थी, और इस क्षेत्र में पानी की मात्रा इतनी ज्यादा है बेहद कि कृषि के लिए क्षेत्र बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया, और इस वाले क्षेत्र में समय समय पर गेहूं, चावल, गन्ना और आदि फसलें भी की जाती है। तो कृषि के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा हुआ? यहाँ पे तराई क्षेत्र हुआ। इसके बाद में आता है दोस्तों जलोढ़ प्रदेश। जलोढ़ प्रदेश में सबसे बारीक वाला जो जलोढ़ मिट्टी होती है वो कहाँ पे मिलती है? वो इसी क्षेत्र में मिलती है, और इसी का एक भाग कहलाता है जलोढ़ और बांगर, और इसी का एक क्षेत्र कहलाता है दोस्तों खादर। तो इस जलोढ़ प्रदेश का जो उत्तरी भाग है उसे बांगर कहा जाता है, उस जलोढ़ प्रदेश का जो सबसे दक्षिणी भाग है उसको हम खादर कहते हैं। और आपको याद रखना है कि बांगर वाला जो भाग है दोस्तों वो उत्तर भारत के मैदान का सबसे ऊंचा वाला भाग है। यहां आपसे पूछा जा सकता है कि गंगा प्लेन का सबसे ऊंचा वाला भाग कौन सा है? तो दोस्तों वो बांगर है। लेकिन हमारे संपूर्ण भारत में सबसे ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? ये खादर वाला क्षेत्र है, जो सबसे निचला वाला मैदानी क्षेत्र है हमारा। और इसी क्षेत्र में आता है वेस्ट बंगाल भी, जहां पर चावल की खेती सबसे ज्यादा होती है। और चावल भारत में सबसे ज्यादा कहां से उत्पन्न होता है? पश्चिम बंगाल से उत्पन्न होता है। तो खेती के दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा है? खादर वाला क्षेत्र है। लेकिन यहां पर एक दिक्कत आती है, यहां पर इस खादर मैदान को हम फ्लड प्लेन भी कहते हैं, इसको हम दोस्तों बाढ़ का मैदान कहते हैं। कैसा मैदान कहते हैं? बाढ़ का मैदान कहते हैं। यह आपको याद रखना है। क्लियर है क्या दोस्तों? तो यहां से जितनी भी बातें आती थी गंगा प्लेन से वो आपको बता दी गई है, जो आपके लेवल पर आने वाली है। तो दोस्तों अब मिलते हैं नए लेक्चर में नई बातों के साथ में। नमस्कार, जय हिंद।